Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well and following my lectures. Students, आज कोरोना वेकेशंस का हमारा लास्ट लेक्चर होगा. इसके बाद हम इंशाल्लाह इधर से ही कंटिन्यू करेंगे. फिज़िक्स क्लास 11 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन का 6th टॉपिक आज हम करेंगे दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक की डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग देना चाहती हूँ. स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये सर्कुलर मोशन में बिल्कुल वही रोल प्ले कर रहा होता है जो मास जो है लीनियर मोशन में रोल प्ले करता है. अब आपको पता है इनर्शिया जो है किसी भी बॉडी का वो मास को ही हम बोलते हैं. और इनर्शिया क्या है? इनर्शिया कोशिश करता है कि बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन चेंज ना हो. यानी जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं कि हम इसको मूव करवा लें या एक मूविंग बॉडी को हम स्टॉप करवा लें तो इनर्शिया रेजिस्ट करता है कि ऐसा ना हो. अब मास और इनर्शिया एक ही चीज़ है. जितना ज़्यादा किसी बॉडी का मास होगा उतनी ज़्यादा वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इन चेंज ऑफ स्टेट. यानी कि अगर आपके पास एक बहुत ही भारी भरकम सी बस है तो पहले तो उसको मूव करवाना ही बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उसका मास या इनर्शिया बहुत ज़्यादा है. और अगर वो मूव कर रही है तो उसको स्टॉप करवाना ही बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वो अब मोशन में है. उसको स्टॉप करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी. तो दैट मीन्स कि मास या इनर्शिया जो है ये स्टेट के अंदर जो चेंज है उसको रेजिस्ट करेगा. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सर्कुलर मोशन में ये सेम रोल प्ले करता है जो रोल मास प्ले कर रहा है लीनियर मोशन में. तो दैट मीन्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर मोशन में मास का ही काउंटर पार्ट है. यानी लीनियर मोशन में मास जो रोल प्ले करता है वही रोल अब सर्कुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने प्ले करना है. तो ये थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो मैं आपको देना चाहती थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली है क्या. अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेरिवेशन की तरफ आते हैं. कंसिडर अ mass m attached to the end of a massless rod as shown in figure 5.8. अब ये एक सर्कल के अंदर एक रॉड है जिसको आपने मैसलेस कंसिडर करना है. इसके एंड पे एक मास m को अटैच किया गया है. लेट अस assume that the bearing at the pivot point O is frictionless. अब यहाँ पे जो बेरिंग है ये आपने कंसीडर करनी कि फ्रिक्शनलेस है. ठीक हो गया. अ फोर्स F इज़ एक्टिंग ऑन मास परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज़ इक्वल टू ma. अब एक फोर्स जो है इस मास के ऊपर अगर परपेंडिकुलरली एक्ट करती है तो उस फोर्स ने इस मास को मूव करवाना है. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स जो आपने एक्ट करवाई वो प्रोड्यूस करवा देगी एक्सेलरेशन इस मास के अंदर. और वो एक्सेलरेशन जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. उस सब को कंबाइन करके न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बनता है. यानी कि आपने F इज़ इक्वल टू ma से स्टार्ट लेना है. इन डूइंग सो द फोर्स विल कॉज द मास टू रोटेट अबाउट ओरिजिन. जब आपने फोर्स अप्लाई की इसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो वो जो फोर्स है इस मास को इस ओरिजिन के अराउंड मूव करवाना शुरू कर देगी. सिंस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at इज़ रिलेटेड टू एंगुलर एक्सेलरेशन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. अब जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो एंगुलर एक्सेलरेशन से इस तरह रिलेट होता है a इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा. यहाँ r जो है ये रेडियस है इस सर्कल का और अल्फ़ा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है और at क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है. नाउ यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ अब जी आपने यहाँ इस a की जगह ये वाला एक्सेलरेशन पुट कर देना है क्योंकि अब हम सर्कुलर मोशन में आ चुके हैं. सो F इज़ इक्वल टू m a की जगह r अल्फ़ा पुट कर दिया तो इक्वेशन बन गई F इज़ इक्वल टू m r अल्फ़ा. अब स्टूडेंट्स आपने इक्वेशन की दोनों साइड्स को रेडियस से मल्टीप्लाई कर देना है. जब इस साइड को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आर एफ और ये बनता है टॉर्क के इक्वल. टॉर्क किसके इक्वल होता है? आर क्रॉस एफ. या उसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो आर एफ जो है वो टॉर्क के इक्वल होगा. इस साइड के साथ क्या होगा? ये बन जाएगी एम आर स्क्वायर अल्फ़ा
एम आर स्क्वायर अल्फ़ा, यानी टॉर्क इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फ़ा बन गई। हेयर एफ इज़ रिप्लेस्ड बाय टॉर्क ए बाय अल्फ़ा एंड एम बाय एम आर स्क्वायर। अब ये जो टॉर्क इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फ़ा है, इसको अगर हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, लीनियर मोशन में ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, एफ इज़ इक्वल टू एम ए, और सर्कुलर मोशन में ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बनता है, टॉर्क इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फ़ा। अब सर्कुलर मोशन में टॉर्क, लीनियर मोशन में जो फोर्स होती है किसी भी बॉडी को के ऊपर अप्लाई करके उसकी स्टेट चेंज करवाती है, सर्कुलर मोशन में टॉर्क जो है वो किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई करके उसकी स्टेट चेंज करवाई जाती है। बिल्कुल उसी तरह लीनियर मोशन में एम मैस है और सर्कुलर मोशन में मैस की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा जो कि है एम आर स्क्वायर। तो ये जो टर्म है एम आर स्क्वायर, ये है जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आप आई से रिप्रेजेंट करेंगे। लीनियर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फ़ा। ठीक हो गया। तो ये इक्वेशन जो है इसी का रिफ्लेक्शन है, ये लीनियर मोशन में ये इक्वेशन यूज़ करेंगे और सर्कुलर मोशन में ये इक्वेशन आप यूज़ करेंगे, यानी टॉ इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फ़ा। हेयर द क्वांटिटी एम आर स्क्वायर इज़ नॉन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया and is represented by capital I. The moment of inertia plays the same role in angular motion as the mass in linear motion. ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जी अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफ़ाइन करना मैथमेटिकली तो I इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर के इक्वल होगा, या फिर ये आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर जो है स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट्स हैं वो क्या होंगे, kg मीटर स्क्वायर होंगे इसके यूनिट्स, और इसके डायमेंशन होंगे ml स्क्वायर। अच्छा, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सिर्फ मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा बल्कि रेडियस के ऊपर, रेडियस के स्क्वायर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ये यहाँ पे याद रखने का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, अब आपने स्टूडेंट्स निकालना है। ये छोटी सी एक डेरिवेशन है। आपने एक कोई रैंडम सी शेप की बॉडी ली, उसके अंदर डिफरेंट मास, हर पार्टिकल का मास कंसीडर किया, m1 m2 m3 या जिस तरह से ओरिजिन से इन मैसेस का डिस्टेंस भी ले लिया आपने। पहले वाले मैस का r1 है, दूसरे वाले का r2 है। अब ये मेरा पॉइंटर यहाँ तक मूव नहीं कर रहा, नीचे जो फिगर बनी हुई है उसकी a वाली फिगर की बात कर रही हूँ, उसमें आपने इस तरह मैसेज को ले लेना है। ठीक है जी। फॉर रिजिड बॉडीज द मास डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म। The rigid body is made up of n small pieces of masses m1, m2 at distances r1, r2 from the axis of rotation O as shown in figure below. अब ये जो mass distribution है ये यूनिफॉर्म नहीं होगी बट ओरिजिन से हर mass का जो डिस्टेंस है वो ले लिया गया है। If the body is rotating with the angular acceleration alpha, then अगर आप बॉडी को रोटेट करवा दें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा के साथ तो क्या होगा, यहाँ पे बॉडी की कुछ पोजीशन और है और यहाँ ये देखें इस थीटा के साथ ये बॉडी थोड़ा सा टिल्ट हो गई है, रोटेट कर गई, तो एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ अब ये रोटेट कर रही है तो इसके मैसेज की जो पोजीशन है थोड़ी सी चेंज हो गई। अब आपने हर मैस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कैलकुलेट करना है और एंड पे आप क्या करेंगे, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शियाज़ को ऐड करके हर पॉइंट के लिए आपने हर मैस के लिए टॉर्क को कैलकुलेट करना है, एंड पे टोटल टॉर्क आप निकालेंगे इस बॉडी का। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन मास m1 इज़, अब आपने प्रीवियस जो इक्वेशन डिराइव की यानी टॉ इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फ़ा, उसको मास m1 के ऊपर जब आप अप्लाई करेंगे तो m1 का जो टॉर्क निकलेगा वो होगा टॉर्क 1 इज़ इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर अल्फ़ा 1। Similarly, the magnitude of torque acting on m2 is torque 2 is equal to m2 r2 square into alpha 2 and so on। अब आपने nth mass के लिए torque कैलकुलेट कर लेना है कि जो कि क्या होगा, torque n is equal to mn rn square alpha n। Since the body is rigid, so all the masses are moving with the same angular acceleration alpha। अब स्टूडेंट्स जब आपको मैंने टॉपिक करवाया था
एंगुलर वेलोसिटी वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एक बॉडी जो है वो रिजिड है तो उसके सारे पॉइंट्स का सेंटर से डिस्टेंस सेम रहेगा। सो उसके सारे पॉइंट्स की जो एंगुलर वेलोसिटी है या एंगुलर एक्सेलरेशन है वो सेम होगा। सो यहाँ इस केस में भी हमने एक रिजिड बॉडी कंसीडर की हुई है और इसका जो है हर मास का, हर पार्टिकल के मास का एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो सेम होगा। सो अब हमने जब टोटल टॉर्क निकालना है तो टोटल टॉर्क के लिए आप क्या करेंगे, सारे मैसेस की इक्वेशन को ऐड करेंगे और अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे क्योंकि हर मैस का अल्फ़ा सेम है। सो टोटल टॉर्क की इक्वेशन बन जाएगी m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन mn स्क्वायर, साथ में आपने अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने जब इन सब को ऐड करना है तो आप इसके ऊपर समेशन लगा दें। आई स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप टू n MI RI, ये आई का मतलब है कि 1 से स्टार्ट होकर अप टू n नंबर तक जाएगा और MI RI स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। अब जो MR है, MR स्क्वायर, ये आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये टोटल जो है बॉडी का क्या बन जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस पूरे की जगह आप पुट कर दें कैपिटल आई इस इक्वेशन के अंदर। तो कैपिटल आई अल्फ़ा यानी कि पूरी बॉडी का जो टॉर्क आपने निकाला है, इक्वेशन 5.11 शो कर रही है कि टॉर्क इज़ इक्वल टू आई अल्फ़ा के इक्वल होगा, वेयर आई इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आई इज़ इक्वल टू, ये जो हमने इसकी जगह आई पुट किया था, अब नेक्स्ट वो बता भी दिया कि आई किसके इक्वल होगा, समेशन 1 स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप टू n MI RI स्क्वायर। सो ये था आपकी एक रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एंड पे यूनिट्स लिख दिए गए, kg मीटर स्क्वायर हो गए यूनिट्स और इसके डायमेंशन होंगे ml स्क्वायर। अब ये तो हमने एक रिजिड सी बॉडी, एक रैंडम बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। कुछ स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं कि डिफरेंट शेप की बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जो 4 पिक्चर्स बनी हुई हैं इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होने चाहिए। एक जो थिन रॉड होगी इस शेप की रॉड, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इज़ इक्वल टू 1/12 ml स्क्वायर। अब m इस रॉड का मास है, l इसकी टोटल लेंथ है, ये जो शो की गई है। ठीक हो गया। तो अगर आपको किसी प्रॉब्लम में एक थिन रॉड दी जाती है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, उसका मास, उसकी लेंथ प्रोवाइडेड है, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये फार्मूला यूज़ करके निकालेंगे 1/12 ml स्क्वायर। सेकंड जो है एक हूप है, जैसे एक रिंग होती है, कोई एक बैंगल होती है, चूड़ी, उस शेप की अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इज़ इक्वल टू MR स्क्वायर। ये M इसका मास होगा और R इसका रेडियस होगा। रिंग के लिए या हूप के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा MR स्क्वायर। अब अगर आपके पास या सिलेंडर हो जो अंदर से फिल हुआ हुआ है, अब ये पहले हूप थी, अंदर से खाली थी, अब ये अंदर से फिल हुई हुई है, जैसे एक प्लेट होती है या एक डिस्क होती है जो कि अंदर से फिल होगी, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/2 MR स्क्वायर। यहाँ M मास होगा और R इसका रेडियस होगा। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हूप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हाफ हो गया है। ठीक हो गया। फोर्स जो आपको शेप दी गई है वो है एक स्फेरिकल शेप। आप अर्थ कंसीडर कर लें, अर्थ की भी यही शेप होगी, किसी प्लैनेट की शेप कंसीडर कर लें, यही शेप होगी। किसी भी प्लैनेट की जो शेप होगी स्टूडेंट्स, उसके अकॉर्डिंग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो होगा I इज़ इक्वल टू 2/5 MR स्क्वायर। ये इसके नीचे लिखा हुआ है फिगर जो है D, उसके नीचे इसका स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा गया है 2/5 MR स्क्वायर। तो किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बल्कि ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है इससे रिलेटेड, इसका जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 2/5 MR स्क्वायर। तो ये कुछ स्पेसिफिक शेप्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो थे आपके बुक पर गिवन थे और ये चीज़ें आपको याद भी होनी चाहिए। ये था हमारा आज का टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया।